नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर ढा रही है। इसी बीच वियतनाम में कोरोना के नए हाइब्रिड वेरिएंट ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बहुरूपीय कोरोना के नए वेरिएंट पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही आज वर्ल्ड मिल्क डे है और बाल सुरक्षा दिवस भी। तो आज हम संयुक्त रूप से इन तीनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने भारतवर्ष में बच्चों के बचाव के साथ ही उनकी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने की तमाम कोशिशों के बीच इसके अलग अलग तरह के वेरिएंट्स नई चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद से अब तक कई देशों में वायरस के म्यूटेशन और नए वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं। इसी बीच एक और वेरिएंट ने इस महामारी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट वियतनाम में मिला है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुयेन थान लोंग ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में इस वेरिएंट का पता चला है, जो भारत और ब्रिटेन में मिले वेरिएंट का मिला जुला रूप है। इसलिए इसे हाइब्रिड वेरिएंट भी कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस का यह वेरिएंट हवा के जरिए पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। यह अधिक संक्रामक होने के साथ ही अधिक घातक भी बताया जा रहा है। वियतनाम में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक उछाल के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले मेडिकल पत्रिका लांसेट में उस रिपोर्ट के बाद कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार भी मचा था, जिसमें हालिया अध्ययन के आधार पर यह कहा गया कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी गाइडलाइन में वायरस के एयरबोर्न होने की बात कही थी। आज मिल्क डे भी है और विश्व बाल सुरक्षा दिवस भी। तो ऐसे में कोरोना के साथ ही साथ कोरोना काल में बच्चों को किस तरह से हम सुरक्षित रखें, दूध बच्चों की सेहत के लिए कितना जरूरी है, इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा कोरोना वायरस बच्चों को पोषण देने के लिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि किस तरह से डाइट रखी जा सकती है बच्चों के लिए, दूध बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है आज वर्ल्ड मिल्क डे पर। इन तमाम विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। दूध बच्चों को रोग से बचाने में कितना कारगर साबित होता है, बच्चों को संक्रमण होने पर कैसी डाइट रखनी चाहिए, खासतौर से आज के कोरोना काल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भोजन में शामिल किया जाना चाहिए, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाया जाए, कोरोना वायरस का हाइब्रिड वेरिएंट क्या है, कोरोना का हाइब्रिड वेरिएंट कितना खतरनाक, हाइब्रिड वेरिएंट से बचाव के लिए क्या करें, क्या हाइब्रिड वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है, इसके अलावा बहुरूपिया कोरोना वायरस की पहचान कैसे की जा सकती है, जिस तरह से तमाम वेरिएंट भारतवर्ष में पाए जा रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट उसका इलाज कर रहे हैं। दूसरी लहर पूरी तरह से बेअसर, आखिर कब होगी, कितना और लंबा इंतजार पूरी दुनिया को करना होगा। तीसरी लहर में भी युवाओं को क्या पहले की तरह खतरा बना हुआ है। तो लगातार हमारे आज के कार्यक्रम में हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर और उसके बाद आज वर्ल्ड मिल्क डे है तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड मिल्क डे मना रही है। दूध को डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसके साथ ही दूध को वैश्विक भोजन के रूप में भी मान्यता देना इसका एक उद्देश्य है। वर्ल्ड मिल्क डे क्यों खास है, इस बार इसकी थीम क्या है, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है।
स्वास्थ्य के लिए दूध कितना महत्व रखता है, ये हमारी डाइट का कितना जरूरी हिस्सा है, इस बात को समझाने और दूध को डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इसके साथ ही दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना भी इसका उद्देश्य है। इस दिन को मनाए जाने के लिए हर वर्ष एक विशेष थीम तय की जाती है। दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना, लोगों को लगता है कि दूध केवल बच्चों की सेहत के लिए जरूरी होता है और बड़ों को इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है। लोगों को ये समझाने की कोशिश भी की जाती है कि दूध को डाइट में शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इसके साथ ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है। विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले नंबर पे है। भारत हर साल पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 22% का योगदान देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो 1950 से मनाया जा रहा है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून सन 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया, जिसका मकसद बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना, बाल श्रम को खत्म करना। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक स्वस्थ सुंदर समाज का विचार, देश का भविष्य हमारे बच्चे पर निर्भर करता है। इसलिए जो व्यक्ति बच्चे के समक्ष उनके विकास और देखभाल का काम करते हैं, वो साधारण व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था। हर देश में और समाज के हर वर्ग में लाखों बच्चे हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। यूनिसेफ ने कहा कि ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस क्रूर बर्ताव का शिकार होने वाले बच्चों के मामले में खबर नहीं बनती। ये बच्चे लगातार इस क्रूरता का शिकार होते रहते हैं। विश्व बाल सुरक्षा दिवस बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। खेलने पढ़ने की उम्र में बालक बालिकाओं का हिंसात्मक, लैंगिक और अन्य तरीकों से शोषण हो रहा है। कानून की जानकारी के अभाव में बहुत कम मामले ही सामने आ पाते हैं। कम उम्र में शोषण के गंभीर दौर से गुजरने के कारण बच्चों के जीवन और मानसिक स्थिति पर इसका खतरनाक असर पड़ता है। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की और जरूरत है आगे बढ़कर बच्चों का हाथ थामने की, जिससे बचपन सड़क पर नहीं हंसी खुशी वाला हो, बच्चों के भविष्य के साथ देश को बेहतर बनाने वाला हो। स्पेशल डेस्क की न्यूज। तो आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट्स के साथ ही साथ हम मुख्य रूप से बच्चों को लेकर भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से आज विश्व बाल रक्षा दिवस है, ऐसे में भारतवर्ष का भविष्य, तमाम उन बच्चों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, किस तरह से उनका हम ध्यान रख सकते हैं और क्या कुछ उनके आगे आने वाले भविष्य की सुरक्षा और उनको सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर के पैनल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजीएमई हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। और इसके अलावा डॉक्टर राहुल चौधरी, बाल रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
सबसे पहले डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास ही आऊँगी और इससे पहले आज हम विश्व बाल रक्षा दिवस के मौके पर बच्चों को लेकर बातचीत करें, साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे पर बातचीत करें। सबसे पहले लोगों को डराते हुए नहीं, बल्कि उनकी सावधानियों को बरकरार रखते हुए और उन्हें एक बार फिर से सचेत करते हुए बातचीत करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, जो वियतनाम वेरिएंट जिसे नाम दिया जा रहा है, साथ ही इसे हाइब्रिड वेरिएंट का भी नाम दिया जा रहा है। क्या वेरिएंट है और क्या ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है? जी जी मैडम, बिल्कुल आपने जैसा का कहा कि अगर हम पूरे अपने देश की जनता को लें, उनको लें, तो सभी ग्रुप में से हमारे बच्चे और किशोर ये सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो कोविड-19 की बीमारी हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे उनके अधिकारों का हो। तो इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो स्तर पर ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, बाल अधिकार सुरक्षा जिसे कहते हैं, चाइल्ड राइट डे मनाया जाता है। ये जनता को, पेरेंट्स को, केयरटेकर को, गवर्नमेंट्स को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। जरा सी छोटी चीज जैसे बता दूं, उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू गुड न्यूट्रिशन यानी पोषण, अच्छा पोषण मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा जीवन मिले और अच्छा भोजन मिले। इसके साथ ही बीमारियों की रक्षा के लिए टीकाकरण बच्चों का अधिकार है। कोविड-19 की बात हम करें, वो तो अभी ठीक है, ट्रायल नहीं हुए हैं। इसके बाद जीवन में हर तरह का जो अधिकार है वो सबसे पहले बच्चे, चिल्ड्रन फर्स्ट। मैडम आप सुनिए, जो भी हमारे इस आपके सम्मानित टीवी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, चिल्ड्रन फर्स्ट। पहले हम लोग कहते थे लेडीज फर्स्ट, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ चिल्ड्रन फर्स्ट। तो ये है। जी मैडम। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, बच्चों को लेकर और अन्य तमाम पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कोरोना का नया वेरिएंट, वियतनाम वेरिएंट जिसे नाम दिया जा रहा है, क्या वो पहले से अधिक खतरनाक और घातक है लोगों के लिए? जी बिल्कुल। अभी मैं बताऊं, आपके उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और कुछ तमिलनाडु में केसेस बच्चों में बढ़े हैं। हजारों की संख्या में बच्चे इससे संक्रमित हो रहे हैं और ये कोविड-19 से इन्फेक्शन हो रहा है इनमें। उसका कारण है कि जो ये नया वायरस है, वेरिएंट जो स्पेशल है, ये जो है बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। और जबकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो पैदाइशी बहुत बेहतर होती है और उनका जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि इसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं, ये बहुत एक्टिव होता है बड़ों की अपेक्षा, और अपेक्षाकृत उनमें गंभीर लक्षण कम होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, चूंकि मैं खुद एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने ये देखा जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे कानपुर में भी आ रहे हैं और मेरे ख्याल से 4 या 5 बच्चे एडमिट भी हैं एलर्ट अस्पताल के बाल रोग उसमें। तो मैं बताता हूँ इनके लक्षण सुनिए। ये निमोनिया करके प्रेजेंट हो रहा है, ये डायरिया करके प्रेजेंट हो रहे हैं, ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम लेके प्रेजेंट हो रहे हैं, ये अचानक इनके शरीर में सूजन आ जा रही है, ये अचानक नीले पीले पड़ रहे हैं, यानी कि गंभीर लक्षणों से पीड़ित बच्चे आ रहे हैं। और जब उनकी कोविड-19 की जांच कराई जा रही है तो काफी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अभी लहर या कोई महामारी जैसे लक्षण कानपुर में नहीं दिख रहे हैं और ना उत्तर प्रदेश से कई खबर है। लेकिन और प्रदेशों को देखते हुए, जैसे महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद हम लोग कानपुर उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बढ़ सकती है। हम अलर्ट हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, ऑक्सीजन का, और ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जैसा मुझे बताया गया है कि इन्होंने भी पीडियाट्रिक आईसीयू और बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की अच्छी तरह कर ली है। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी, मेडिकल कॉलेजेस है जो प्राइवेट यहाँ कानपुर में, जैसे रामा और ये नारायणा है, इसके अलावा और भी हॉस्पिटल हैं, इनमें भी बहुत जल्दी पीडियाट्रिक आईसीयू की क्षमता बढ़ाई जा रही है और ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑक्सीजन की क्षमता, आईसीयू और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे सीमित हैं। तो हमें अपने, फिर मैं कहना चाहूंगा, सीमित साधन हैं, फिर भी हम अलर्ट हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि बड़ी विभीषिका होगी,
मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हल्की फुल्की लहर तीसरी शुरू होने वाली है, हम तैयारी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यदि तैयारी है तो हम सब भी उम्मीद करेंगे कि यदि हम कोविड गाइडलाइंस का इसी तरह पालन करते रहे तो इस तीसरी लहर को हम ज़रूर पहले ही रोक पाएंगे। इससे हमें उस तरह से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस तरह की स्थितियां दूसरी लहर में बनी हुई थी। लगातार हमारे साथ डॉक्टर राहुल चौधरी भी बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल, आपसे यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्व बाल रक्षा दिवस के मौके पर दुर्व्यवहार को लेकर जो बातें सामने आती रही हैं लगातार, शायद हमारा संपर्क यहाँ पर टूटा है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपसे ही ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। विश्व बाल रक्षा दिवस पर जिस तरह के दुर्व्यवहार को लेकर यूनिसेफ ने भी अपनी आवाज़ लगातार उठाई और भारतवर्ष में भी कई एनजीओज को लेकर काम करते रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि बच्चे का बचपन यदि अच्छा नहीं गुजरता है, यदि बच्चा सड़क पर रहता है, हिंसा के बीच में रहता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से खास तौर से उसके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और आगे आने वाले दिनों में जब वो युवा बनता है, प्रौढ़ बनता है, तो किस तरह का व्यक्ति बनकर निकलता है? मैडम कहा कि मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन पे और जो वर्किंग पेरेंट्स के चिल्ड्रन पे तरह पे यहाँ अपने मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में जब मैं विभागाध्यक्ष का शोध किया है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 20-25 साल के शोध और अनुभव के हिसाब से मैं आपसे बताऊं कि हमारे बच्चे, खासकर गरीब और जो बिल्कुल मजदूर लेबर जो है और अशिक्षित लोग हैं, इनके बच्चे सबसे ज्यादा शोषित होते हैं। कारण मैं बता दूं, जन्म से ही आप कहिए ये कम वजन के होते हैं। इसके बाद इनको न्यूनेटल केयर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है या मिल पा रही थी पहले, तो उसके कारण इनकी मृत्यु दर बहुत थी। इसके बाद जो बच जाते थे, क्योंकि कुपोषित अधिक रहते थे, तो इनके मानसिक विकास पे भी फर्क पड़ता था। तो इनका जो न्यूरो डेवलपमेंट होता है, यानी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो दुनिया के उन्नत राष्ट्रों की अपेक्षा कम रहता था। तो ओवरऑल इनकी शारीरिक मानसिक क्षमता बड़े होकर भी कम होती है और कुपोषण की वजह से, एनीमिया की वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के भी प्रोन होते हैं। और एक सेंटेंस में कहें कि हमारे बच्चे, खासकर गरीब और जो बिल्कुल क्या कहें, जो लेबर क्लास जैसे गरीब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, पुअर्स हैं, वो उनकी देखभाल नहीं होती है। माँ अपने घर में रहती है और पिता जीविका के लिए बाहर निकल जाता है और ये निग्लेक्टेड हो जाते हैं। एक और चीज आश्चर्यचकित मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने नवजात शिशु और शिशु के लिए एक बहुत बढ़िया माँ के रूप में भोजन दिया है, जैसे कि इनका ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। और आपको बता दें, डेटा ये कहते हैं कि पूरी तरह 100% स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या जो 3 से 4 महीने तक पिलाती हैं, वो केवल 50% है। यानी कि 50% माताएं अपने शिशु को अज्ञानता की वजह से, जानकारी का अभाव से या अन्य कारणों से अपने शिशु को केवल 3 महीने तक दूध पिलाती, उसके बाद ये दूध भी नहीं पिलाती हैं। और फिर क्या होता है कि ये बाहर का दूध, गाय भैंस का डाइल्यूटेड दूध मिलता है और उसकी वजह से ये कुपोषित हो जाते हैं। फिर इनको इन्फेक्शन होता है और कुपोषण, इन्फेक्शन, ये विशियस साइकिल बन जाता है। आप समझ रहे, चक्रवात। और इसके कारण से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल आदि विकास ठहर जाता है और समाज में जैसे कि मसाला खाना, शराब पीना, चोरी करना। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। हैलेट अस्पताल में डॉक्टरों की हैवानियत की तस्वीर आई सामने। मरीज से जानवरों जैसा किया जा रहा है बर्ताव। मरीज को बेड से बांधे जाने का वीडियो हुआ वायरल। खाली वार्ड और बिना चादर के बेड में मरीज को बांधा गया। और ये आपको तस्वीरें बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मरीज को बेड से बांधे जाने का वीडियो कानपुर के हैलेट अस्पताल से वायरल हुआ है और आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं, मरीज को यहाँ पर जानवरों की तरह बेड से बांधा गया है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मरीज के हाथों में रस्सी बंधी हुई है। अमानवीय व्यवहार यहाँ पर मरीज के साथ किया गया और मानवता को लेकर तमाम बंधनों को यहाँ पर लांघा गया है। आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर किस तरह से मरीज के साथ हैलेट अस्पताल में बर्ताव किया गया है। एक जानवर की भांति मरीज को अस्पताल में बेड से बांधा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर से ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ रहे हैं।
जी सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, हैलट अस्पताल में जो ये वीडियो सामने आया है, तमाम मानवता के जो बंधन थे उसको तार-तार कर देने वाला वीडियो है। वीडियो को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अस्पताल और अस्पताल के प्रबंधन ने जो ये काम किया है उसको लेकर जितना भी उनकी यहाँ पर उनको निंदा की जाए वो कम है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ऐसा वाकया निकलकर सामने आया है हैलट अस्पताल से? देखिए, हैलट अस्पताल के लिए कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरीके की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। कभी मरीजों को ईंटों के सहारे लगे हुए ईंटे बेड पे लिटा दिया जाता है, तो कभी उनको उनका पैर इलाज के लिए नीचे पे लटका दिया जाता है। तो वही एक ये नई तस्वीर है कि मरीज को बेड पे डाल दिया गया, उसको हाथ पर बांध दिए गए हैं। और बड़ी चीज ये है कि वहाँ पर जो तमाम सारे दावे करते हैं कि प्रिंसिपल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, इसके अलावा तमाम जो लखनऊ में बैठे अधिकारी वो दावे करते हैं कि सारी व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। उसको उस सारी व्यवस्थाओं की तोड़ फोड़ती है। यहाँ ये हैलट की ये तस्वीर जहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि मरीज बिस्तर पे जिस पड़ा है, जिस बिस्तर पे है, उस बिस्तर पे जो चमड़े का गद्दा है उस गद्दे पे चादर तक नहीं है। और एक तो जो मरीज है वो केवल पूरे वार्ड में अकेले पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जो कहीं ना कहीं ये जो भगवान कहे जाते हैं ये एक न एक तरीके से पूरे हैवान के रूप में सामने आ चुके हैं, क्योंकि इनकी और भी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जब प्रिंसिपल को इन सब तमाम शिकायतों से अवगत कराया जाता है तो एक ही जवाब देते हैं कि मामले की जांच की जाएगी। बड़ा सवाल ये प्रिंसिपल से भी है और चिकित्सा विभाग के तमाम सारे जो अधिकारी जो शासन में बैठ करके तनख्वाह उठा रहे हैं उनसे भी है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या मरीजों की जान को खिलवाड़ करना ही उनके फहरिस्त में शामिल हो गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई भी मरीज ना है, क्योंकि उनकी जो अपनी दुकानें निजी अस्पताल जो उन्होंने खोल रखी है वो उनको किसी भी सूरत में कम बंद नहीं होना देना चाहते। अगर उनको लगता है कि अगर हैलट अस्पताल के मरीज कम आएंगे, वहाँ पे उनकी इस तरीके के वहाँ पे लोगों को जो तस्वीरें हैं वो वायरल होंगी, तो जाहिर सी बात है मरीज परेशान होकर के किसी भी तरीके से अपना घर बेच करके वो निजी अस्पताल में पहुंचेगा, जिससे उनसे किसी न किसी रूप में उनको फायदा होगा। तो यही कारण है कि लगातार वो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे यहाँ के डॉक्टर हो, सब मिली भगत में शामिल रहते हैं और लगातार मरीजों को परेशान करके उनका पूरा ये प्रयास होता है कि उनके जिम्मेदार जो है उनको यहाँ से लेकर के चले जाए। और हैलट के अगल बगल में जितने भी अस्पताल खोले गए हैं, खास करके जितने भी 99% जो अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज के ज्यादातर डॉक्टरों गए, चाहे हाथ का अस्पताल हो, चाहे वहाँ पे सर्जरी का अस्पताल हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, ज्यादातर इन्हीं डॉक्टरों गए। और सीधी सी बात है, जब तक ऊपर सरकार में बैठे अधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री इन डॉक्टरों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे कि हैलट के पास जब तक इन निजी अस्पतालों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो तस्वीरें हैं ये इसी तरीके से वायरल होती रहेगी। और जो जांच के लिए नाम पे जो कहा जाता है, बातें की जाती है कि जांच की जा रही है, उस जांच के भीतर न कभी निकला। जी बिल्कुल सुनील जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार कानपुर से बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर हैलट अस्पताल में मरीज के साथ जानवरों के जैसा बर्ताव किया गया है। हैलट अस्पताल में डॉक्टरों की हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। और लगातार जिस तरह की तस्वीरें हैलट अस्पताल से सामने आई हैं, मरीज को जिस तरह से जानवर की तरह बांधा गया है, उसको लेकर जीएसपीएम के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी कमल का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। इसके बारे में वीडियो अभी हमने देखा नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है हम जरूर करवाएंगे और इसकी जांच करवा लेंगे। अगर ऐसा कोई मेरे संज्ञान में आता है मैं खुद मौके पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ। तो इसके बाद फिलहाल कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो बातचीत करेंगे विश्व रक्षा दिवस पर, साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे पर और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल
मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर। तो बच्चों को लेकर जिस तरह से विश्व रक्षा दिवस है और उसके साथ ही साथ आज वर्ल्ड मिल्क डे भी है, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है उनकी अच्छी सेहत के साथ उनकी मानसिक सेहत का भी स्वस्थ रहना, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। उसके लिए मेरे साथ डॉक्टर का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई कानपुर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर रश्मि कपूर, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर राहुल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से, आपका भी बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर राहुल आपके पास आऊंगी। जिस तरह बच्चों को लेकर आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, अधिकारों को तो हम लेकर बात करेंगे ही, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे पर दूध की यदि बात की जाए और दूध और बच्चों की यदि बात की जाए तो बच्चों की ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ उनके अच्छे आगे आने वाले भविष्य के लिए दूध कितना अहम रहता है और किस हद तक बच्चों में न्यूट्रिएंट्स को पूर्ण करता है मिल्क। जी डॉक्टर राहुल। नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से मिल्क जो है हर बच्चे की माँ जो होती है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो चाहे वो भैंस का हो, वो अपने बच्चे के पोषण के लिए उचित मात्रा के अंदर उसके अंदर दूध का प्रोडक्शन होता है। तो मेरा एक दर्शकों से यही निवेदन है कि अपने बच्चे को उसकी माँ का दूध पिलाएं, ना कि गाय का दूध, ना कि भैंस का दूध, क्योंकि गाय का दूध और भैंस का दूध वो उनके बछड़े के लिए उनके बछड़े के लिए होता है, ना कि इंसान के बच्चे के लिए। और जैसा कि हमारी एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कहा भी है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, हमें माँ का ही दूध पिलाना है। कुछ मामलों में जैसे कि प्रीटर्म बच्चा है, उस कंडीशन में कभी कभी सिजेरियंस होते हैं, उस टाइम लोग ऊपर से दूध देना शुरू कर देते हैं, गाय का दूध देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है और ये सारी चीजें फिर बच्चों में कुपोषण होने लगता है। और एक बार कुपोषण होने लगता है बच्चों को, बच्चे को बीमारी होने लगती है और वो त्रिपाठी साहब ने कहा था वो सारा साइकिल चलता रहता है और बच्चा कुपोषित होता रहेगा। तो 6 महीने तक बच्चे को अपना माँ का ही दूध पिलाएं। उसके बाद में माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता तो उसके बाद में आप कुछ गाय का दूध और कुछ घर में जो खाना बन रहा है वो सारी चीजें धीरे धीरे उसके खाने में, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, वो धीरे धीरे ऐड करनी पड़ेगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे का हमें बहुत खास रूप से ध्यान रखना पड़ता है 6 महीने के बाद में। 6 महीने के बाद में अगर आपने बच्चे को पूरा पोषण नहीं दिया, क्योंकि माँ का दूध उस टाइम पूरा नहीं हो पाता,
तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। बच्चे मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और इस तरह की बीमारियां, छोटे मोटे इन्फेक्शंस होने की ज्यादा चांस रहते हैं। एक ध्यान रखने की बात यह है कि बच्चा जो है बहुत नोटोरियस है, बहुत छोटी छोटी चीजें सीखता है। घर के छोटे छोटे जितने भी घर के मेंबर्स हैं, हर घर का आदमी उसे एक एक बाइट अपने घर के खाने में खिलाए, उससे बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, वो आपसे नई नई चीजें सीखता है। ध्यान रखिए कि 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है। तब तक आप उसको जितना अच्छा पोषण देंगे उतना ही बच्चा आगे चल के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का पोषण बहुत अच्छा हो। पोषण के लिए शुरू के 6 महीने में माँ का दूध, 6 महीने के बाद में घर में जो भी खाना बन रहा है, चाहे वो गरीब के घर में हो चाहे वो अमीर के घर में हो, दाल, रोटी, सब्जी, आलू, पालक, फ्रूट्स, सब हर चीज उसमें ऐड कर देनी है। क्योंकि मिर्ची, नमक, जो भी जितना आप अपने थोड़ा बहुत उसको टेस्ट कराइए, धीरे धीरे उसके टेस्ट डेवलप होंगे और बच्चा सारा खाना खाने और हंस पुष्ट बच्चा। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि कपूर भी बनी हुई हैं। डॉक्टर रश्मि, बच्चों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे पर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। छोटे बच्चों की तो हमने बात कर ली है, ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ दूध उनके आहार का एक मुख्य हिस्सा भी होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, और शायद इसी बीच संपर्क हमारा डॉक्टर रश्मि कपूर से टूट चुका है, शायद संपर्क हमारा हो गया है। मैं एक बार अपना सवाल डॉक्टर रश्मि आपके लिए फिर से दोहरा देती हूँ। मैं जानकारी यहाँ पर लेना चाह रही थी कि जिस तरह हम छोटे बच्चों की लगातार बात करते हैं, उनके लिए मिल्क उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ जैसे होती है, वैसे उसकी ईटिंग हैबिट्स में भी बदलाव होता है। तो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे या टीनेजर को भी यदि हम शामिल करें, तो उनके भोजन या उनके आहार में मिल्क कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब फूड हैबिट्स बदलती हैं तो मिल्क कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। कितना महत्वपूर्ण है बड़े बच्चों के लिए और साथ ही साथ अडल्ट के लिए भी? धन्यवाद। ये आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हिंदुस्तान में असल में दूध पिलाने की प्रथा बहुत ज्यादा है। तो सब समझते हैं कि दूध, माता पिता ये समझते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है। उससे कुछ मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन वेजिटेरियंस को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा हमको और भी बहुत सारी चीज देनी चाहिए। जो 5 साल बाद, जैसा कि आपने बताया, तो 2 साल के बाद ये बच्चे को 500 ml से ज्यादा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, अब मिल्क प्रोडक्ट्स में दही, पनीर, सब कुछ आ जाता है, खीर, दलिया, ये सारी चीज, जितनी भी चीजों में आप दूध डाल के देते हैं वो सब आ जाता है। सो 500 ml मिल्क से ज्यादा किसी भी हालत में उसको किसी भी टाइम जरूरत नहीं है। और पोषक आहार जैसे कि और दिन में 4 बार भोजन लेना चाहिए, नाश्ता, खाना, शाम के समय का कुछ एक स्वल्पाहार और रात में डिनर। और सोने से पहले कभी भी कुछ पीना, सोने के बाद कभी कुछ नहीं पीना चाहिए। खाना खा के ब्रश करके ही तब सोना चाहिए। ये एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं। और जो उनका खाना है उसमें जितनी कलरफुल प्लेट होती है उतना ही पौष्टिक बच्चे की थाली होती है। सो कलरफुल प्लेट का मतलब होता है, देखिए उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो वेजिटेबल्स हैं, रेड वेजिटेबल्स हैं, देन ब्राउन उसमें सीरियल्स हैं, देन दालें हैं। ये सारी चीजें मिल करके एक पौष्टिक थाली बनाते हैं। तो बच्चों को हम सबको इनकलकेट करना चाहिए कि टीवी या किसी के भी सामने बैठ के कभी भी खाना खिलाए। बच्चे को डाइनिंग टेबल पे अपने साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम होता है जब आप बच्चे के साथ, बच्चे को फैमिली के साथ इंटरैक्ट करना सिखा सकते हैं। और अगर बच्चा टीवी के सामने बैठ के खाता है तो उसको कभी भी ये पता नहीं चलता कि उसका पेट भर गया है। एक सिग्नल आता है कि पेट भर गया है और उसके बाद फिर से ये होता है कि वो उस सिग्नल को इग्नोर कर देता है और बच्चा ओवर ईटिंग करता है। शुरू में तो लगता है बच्चे ने टीवी के सामने बैठ के खा लिया, माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उन बच्चों को मोटा कर देती है। तो बच्चों को 4 आहार लेने चाहिए, 2 स्वल्पाहार, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच, एक टी टाइम, एक डिनर टाइम। और सिर्फ
500 ml से ज्यादा मिल्क नहीं लेना चाहिए। देखा गया है कि भारतवर्ष में माताएं बच्चों को सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट कर देती हैं, तो ऐसे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। और वो कई बार 1-1 लीटर 2-2 लीटर तक दूध पीते हैं बच्चे, पर उनसे सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसलिए हर चीज एक संतुलित रूप में होए तभी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी यहाँ पर आएंगे और बच्चों को लेकर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, मिल्क डे की तो हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से एक और समस्या जो आजकल की अर्बन सोसाइटी में आ रही है, मदर फादर वर्किंग होने के साथ ही साथ कोरोना के साथ ही दैनिक जीवन में जिस तरह का तनाव घरों में कई बार व्याप्त रहता है, उसका भी कई बार असर बच्चों में देखने को मिला है। तो यदि इस तरह की स्थिति घर में रहती है, किसी भी घर की यदि बात कर ली जाए, तो बच्चों पर उसका मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि घर में हिंसा का माहौल है तो वहाँ पर बच्चों को ठीक रखने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को ठीक तरह से मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रश्मि आपके पास आऊंगी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी क्या मैं अपना सवाल आपके लिए दोहरा दूं एक बार? जी मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही थी कि बच्चों को लेकर आज हम विश्व बाल रक्षा दिवस पर भी बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की है, लेकिन घरों में भी कई बार ऐसे बच्चे हैं जो घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। आजकल का जो माहौल है कोरोना काल में मुख्य रूप से, उसके अलावा भी कई अर्बन सोसाइटीज़ में तनाव का माहौल घरों में व्याप्त रहता है। ऐसे में बच्चे पर उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यदि कहीं किसी घर में माहौल ठीक प्रकार से नहीं है, तो पहली बात तो बच्चे का उस पर क्या दुष्प्रभाव होगा, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा, और उसको मेंटेन रखने के लिए, बच्चे को सही तरह से परवरिश देने के लिए पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर देश में, राष्ट्र में, समाज में जो हमारे बच्चे को नैतिक पतन हो रहा, घर वाले आते, पेरेंट्स, डॉक्टर साहब ये बच्चा मेरे कहनी नहीं मानता, निकल जाता है। उसका कारण है कि एक इंग्लिश में कहा जाता है चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, यानी बच्चे को समझाने बताने का असर नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स, घर के बड़े लोग उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर बच्चे को धीरे से बुलवाना है तो पेरेंट्स पहले बोले। अगर बच्चे को प्रोटीन, जैसा कि डॉक्टर रश्मि ने बताया कि इनको कलर्ड वेजिटेबल, दालें या ऐसा खाना है, तो इट शुड बी अ फैमिली डाइट। डॉक्टर रश्मि ने बहुत बढ़िया बताया कि इनको रंग बिरंगे भोजन, सब्जियां, दालें, फल ये देने हैं, लेकिन पहले पेरेंट्स को खाना पड़ेगा। पेरेंट्स को खाना पड़ेगा, तब वो देखेगा। मैंने जो बताया कि बच्चे वही सीखते हैं जो कि वो देखते हैं, जिस वातावरण रहते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। तो अगर घर के बड़े बूढ़े, पेरेंट्स, ये लोग जो अपना जीवन शैली अपनाएंगे, वो बच्चा, शिशु भी अपनाएगा। अगर घर में कोई शराब पीता है, कोई मसाला खाता है, कोई और तरह के अपना गलत व्यवहार करता है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपको लगता है, हम लोगों को लगता है, हमारे दर्शकों को लगता है कि अरे ये तो 2 साल का छोटा बच्चा है, ये 3 साल का छोटा बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता। कृपा करके मेरे आपके के न्यूज के बहुत बड़े मीडिया के माध्यम से दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जो बनाना चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। बच्चे को अगर एक नैतिकता से पूर्ण व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो खुद नैतिकता से पेश आए, खुद झूठ न बोले। खाने में भी अपने आहार, विहार, विचार और व्यवहार, मैंने 4 शब्द का नाम लिया। न्यूट्रिशन, पोषण, फैमिली डाइट, विहार। अगर माता पिता, घर के लोग खेलकूद या अपना और सब करेंगे तो बच्चा भी करेगा। और एक बच्चे को औसतन 1 से 2 घंटे, बड़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 से 2 घंटे दौड़ भाग के खेल खेलने चाहिए। उसका कारण जैसा रश्मि जी ने बताया कि जीवन शैली हमारी बुनियाद पड़ती है। और आज मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, राहुल विल एग्री विद मी, कि हमारी हार्ट डिजीज की बुनियाद, हमारी डायबिटीज की बुनियाद, हमारे स्ट्रोक की बुनियाद बचपन और किशोरावस्था में पड़ जाती है। यानी कि अगर जीवन शैली, भोजन, व्यायाम, विचार, व्यवहार और उनको योग आदि की शिक्षा अगर बचपन से हम देंगे तो जीवन शैली जनित बीमारियां हैं जो एक महामारी के तौर पे आने वाली हैं, उनसे भी बचाव होगा। मतलब घर के लोग, पेरेंट्स आदि ऐसा व्यवहार करें
अपने भोजन में, अपने व्यायाम में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में और नैतिकता में। जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो भी सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हो, आजकल ये नहीं हो रहा है। जी इसी का आगे नैतिकता और तरह तरह की उनमें जो ये सामाजिक सोशल और मानसिक समस्याएं हो रही हैं, उनमें डेलिक्वेंसीज हो रही हैं, वो अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो घर में, समाज, परिवार में देखते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर राहुल, मिल्क की हम बात कर रहे थे, बच्चों के लिए तो हमने विशेष तौर पर बात कर ली है, और बच्चों के लिए डॉक्टर रश्मि ने बताया कि 500 ml एक दिन के लिए पर्याप्त है। लेकिन जितना हम बच्चों की डाइट में मिल्क का ध्यान रखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अडल्ट्स की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, उनके डाइट से मिल्क बिल्कुल ही गायब होता जाता है। तो उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अडल्ट व्यक्ति की डाइट में मिल्क का कितना रोल है, और क्या हमें अपने भोजन में मिल्क को ज़रूर शामिल रखना पूरे जीवन पर्यंत ये आवश्यक है? हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, बच्चों के लिए मिल्क बहुत जरूरी है, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि जब बच्चा होता है, जो माता पिता जबरदस्ती उसको दूध पिलाते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो एक एडल्ट अवस्था में आ जाता है, तो उसकी डाइट से दूध बिल्कुल गायब हो जाता है। और आज आपको अफसोस होगा कि हम में से हर दूसरा आदमी विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ग्रसित है। किसी का भी आप लेवल चेक कराएंगे, सबका कम आएगा। उसका रीजन है उनके अंदर कैल्शियम नहीं है, वो धूप में नहीं काम करते, बाहर एक्सपोज एनवायरनमेंट में नहीं रहते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से उनपे घुटनों में दर्द रहता है, उनके पैरों में दर्द रहता है। लेकिन इसके सबकी निजात पाने के लिए हमें हमारी डाइट के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मिल्क को ऐड करना पड़ेगा। जितना मिल्क हम ऐड करेंगे, यानी कि एटलीस्ट हमें मिनिमम 500 ml जो बच्चों की, जो एक किशोर अवस्था के बच्चे को जरूरत पड़ती है, वो तो हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बाकी रेस्ट अब उनकी BMI या उनकी बॉडी मास के अकॉर्डिंग डाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि अगर उनका 60 kg है तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, या 80 kg है तो रिक्वायरमेंट, दूध की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट उसके साथ ही हमें बाकी संतुलित आहार अपनाने होंगे। हरी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, या फिर खट्टे फ्रूट्स हो गए। आजकल एक ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे बहुत कोविड के लिए बहुत चल रहा है। तो ये चीजें जितनी ऐड करेंगे, जितना अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा स्वस्थ रहेगा। साथ में एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, एक संतुलित आहार लेंगे, एक संतुलित मात्रा के अंदर पोषण लेंगे, तो उसी से ही हम एक अच्छा हेल्दी नेशन बना सकते हैं। और आपको पता है, अभी इंडिया में एटलीस्ट 30 से 40 करोड़ लोग किशोरावस्था में, अगर ये हेल्दी रहेंगे, ये डिजीज फ्री रहेंगे, तो इंडिया विल बी ए ग्रेट नेशन। हम पूरे वर्ल्ड में आगे जा सकते हैं, हर फील्ड में। आज पूरे इंडिया के डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, मुझे खुशी होती है, एंड हर फील्ड में हम आगे जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। बरखा जैन हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ी हुई थे, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहती हैं। जी बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरे को डॉक्टर त्रिपाठी से बात करनी थी जी। कि अभी मेरे 1 महीना हो गया नेगेटिव आए कोविड की रिपोर्ट जी है, तो मुझे ये पूछना था कि मेरे को अब अपना दूसरा डोज जब कोविशील्ड था वो कब लगवा सकती हूँ मैं? जी, पहला डोज आप लगवा चुकी थी? जी पहला डोज मुझे लगा था 8 मार्च में जी। उसके बाद मुझे कोविड हो गया था, लेकिन अब 1 महीना हो गया कि रिपोर्ट नेगेटिव आई मेरी, तो मैं कब लगवा सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, हमारी एक दर्शक हैं बरखा जी, वो आपसे सलाह लेना चाह रही हैं। उनका सलाह ये है कि 1 मार्च को उन्होंने पहली डोज कोविशील्ड की लगाई थी, लेकिन उसी बीच में उनको कोरोना हो गया, कोरोना नेगेटिव हुए, अब 1 महीना बीत चुका है। जानना चाह रही है कि सेकेंड डोज के लिए कब जाना चाहिए? सेकेंड डोज के लिए वो करीब अभी 3 महीने इंतजार करें, 3 महीने तक इंतजार करें, और जल्दी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः कोरोना जब होता है तो एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज 3, 4, 5 महीने के लिए पर्याप्त रूप में पैदा हो जाती हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, और 3 से 4 महीना बाद वो वैक्सीन के लिए सोचें। जी, चिंता न करें, सेकेंड डोज के लिए 3-4 महीने का इंतजार करें और उसका चिंता न करें। अपना स्वास्थ्य, अपना भोजन, आहार, विहार, विचार, जैसा कि मैं हमेशा 4 शब्द लेता हूँ, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, ये सही रखें। योग करें, मेडिटेशन करें, और अपने को तनाव से बचाएं,
और रिकवर करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ पर एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। बरखा जी के अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगी थी। पहले ये कोर्स 40 दिनों के बाद सेकेंड डोज का बताया जा रहा था, जबकि अब जिन लोगों को लग रही है उन्हें 84 दिनों का अंतर बताया जा रहा है। तो कई लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें भी, जिन्हें पहली डोज लग चुकी है, क्या उन्हें भी अब दिनों को बढ़ा के 84 दिनों में ही वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है और उनको सेकेंड डोज में गैप हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। ये जो फर्स्ट डोज दी गई है, ये इससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है, होगा, और ये मेमोरी सेल में चली गई। अगर उनको दुर्भाग्य संयोगवश वायरस इन्फेक्शन होता है, कोविड-19 का इन्फेक्शन, तो हमारे शरीर में जो मेमोरी सेल्स हैं या जो पहचान गई हैं इस वायरस को, वो तुरंत बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज और एंटी कोविड-19 वायरस तत्व शरीर में पैदा करेंगी। उससे हमारा इसका संक्रमण रुक जाएगा या बहुत हल्का होगा। वेंटिलेटर या निमोनिया की संभावना न के बराबर है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से हम वर्ल्ड मिल्क डे पर मिल्क की बात करें, आपने बच्चों के लिए हमें जानकारी दी है। आप बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ एक महिला भी हैं, और महिलाओं में अक्सर, खासतौर से प्रौढ़ महिलाओं में, जब एज बढ़ती है तो यहाँ पर एक समस्या ये बढ़ जाती है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो या उसके बाद नसों में दर्द की समस्या हो। ये एक आम समस्या होती है, और इसका एक मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अपने भोजन में, अपने डाइट में मिल्क को कहीं ना कहीं इग्नोर करती हैं। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए भी, खास तौर से 30 क्रॉस कर चुकी महिलाओं के लिए मिल्क कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में महिलाएं पहले घर में सबको भोजन देती हैं, फिर खुद भोजन लेती हैं, अपनी सेहत का ख्याल सबसे कम करती हैं। तो जबकि महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा करना चाहिए। एक तो बच्चा पैदा होने के बाद उनकी बॉडी से कैल्शियम और बहुत सारी प्रोटीन और इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो इनफैक्ट ये करती हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद वो सब कुछ खत्म ही कर देती हैं। तो महिलाओं को अपने भोजन में, मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी व्यक्ति को अपने भोजन में आफ्टर 5 इयर्स मैक्सिमम 250 ml और या 500 ml से ज्यादा मिल्क की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको जितना भी कैल्शियम की जरूरत है और जितना भी आपको प्रोटीन की जरूरत है, वो आपको दाल से, अगर कोई मांसाहारी है तो जो वो मांस खाते हैं, या एगिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं, प्लस सारी दालें हैं, सोयाबीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो नेचुरल चीज का असिमुलेशन जितना अच्छा होता है उतना ही बेहतर है। तो वेजिटेरियंस के लिए मिल्क अच्छी प्रोटीन का और कैल्शियम का स्रोत है, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को मिल्क से एलर्जी भी हो जाती है, तो उसके लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो मेरा मानना यह है कि महिलाएं अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, प्रॉपर कैल्शियम और आयरन और मिनरल्स लें, एकदम संतुलित आहार लें, मीठा ज्यादा किसी को भी नहीं खाना चाहिए, मीठे के बजाय वो नेचुरल जो हमारा संतुलित आहार है उससे कैलोरीज लें, अपनी एक्सरसाइजेस का विशेष ध्यान रखें। देखिए, कैल्शियम 18 साल के बाद बोन्स के अंदर आता नहीं है, बोन्स से बस जाता ही है। एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतना कैल्शियम बोन्स के अंदर आएगा। तो महिलाओं को एक्सरसाइज से दूर नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और एकदम संतुलित आहार महिलाओं को भी लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, मिनरल, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, ये सारी ही चीजों इंक्लूडेड है। प्लस धूप में आजकल, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का जमाना है, तो बच्चे हो या बड़े हो, हम लोग अधिकतर एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में ही बैठे रहते हैं। तो क्योंकि ऐसा है, इस वजह से हम लोगों में विटामिन डी की कमी भी रह सकती है, जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने भी बताया कि बच्चे हमारे बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं, और महिलाएं तो एक्सरसाइज से बिल्कुल ही दूर रहती हैं। तो अगर थोड़ा समय सब लोग धूप में बिताएं और एक्सरसाइज करें तो बॉडी हमेशा आपका साथ देगी। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम, और डॉक्टर राहुल, अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, हमने कोरोना के नए वेरिएंट की भी बातचीत की है, दूसरी लहर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि पीक अब खत्म हो चुका है, धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं,
लेकिन इसी बीच में इंतज़ार इस बात का है कि आखिर अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी लहर के ख़त्म होने में। लगातार आप मेडिकल फील्ड में रहते हैं, तो आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि अभी और कितने दिन ये दूसरी लहर जो है वो कंटिन्यू कर सकती है? जैसा कि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लेस देन 1 हो गई है। वहीं पे कर्नाटक में ये अभी भी मोर देन 5% है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ये पॉजिटिविटी रेट बनी हुई है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये दूसरी लहर अभी खत्म हो गई है। हमें हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगले 5 से 6 महीने तक, या फिर ये कहना भी उचित होगा कि हमें कोविड के साथ की आदत डालनी पड़ेगी। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हटा सकते जब तक अगले 2 साल 3 साल तक कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, सब लोगों के पास एंटीबॉडीज नहीं हो जाएगी, तब तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे मान लिया कि सेकंड वेव खत्म हो गई है और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में थोड़ी सी भी लहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा महाराष्ट्र में लहर आई, उसके 15-20 दिन बाद में दिल्ली में लहर आ गई, फिर अभी दिल्ली में थोड़ा सा इन्फेक्शन कम हुआ है तो अभी कर्नाटक भी चल रहा है। ये तो एक साइक्लिकल ट्रेंड को तोड़ने के लिए बस हमें ये ही ध्यान रखना है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। हमें मास्क, डबल मास्क पहनना है, हमें 2 फुट की दूरी रखनी है, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है और वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। वरना तो थर्ड लहर कब आ जाएगी वो अभी हमारे दरवाजे पे नॉक ही कर रही है कि हम कोई गलती करें और वो कोरोना हमारे थर्ड लहर से हमारे पूरे देश के अंदर घुस जाए। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी लगातार आशंकाएं बनी हुई हैं, ऐसे में यदि हम सबके पास हथियार है तो जाहिर सी बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन जिस तरह से भारतवर्ष की आबादी है, ऐसे में अभी एक लंबा समय लग सकता है सभी लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगने में। हर्ड इम्यूनिटी की यदि हम बात करते हैं तो कई देशों ने तो इसे अचीव कर लिया है, लेकिन भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो अनुमानतः और कितना समय लगेगा, कितने समय में हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी डॉक्टर रश्मि ने कहा था, मैंने एक फॉर्मूला निकाला है 138 यानी 1 घंटे पसीना जो एक्सरसाइज थी महिलाओं के लिए, और 3 बार खाना खाना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा, फिर वो, और 8 घंटे सोना, बाकी तो वो है। अच्छा, डॉक्टर राहुल ने भी बिल्कुल सही कहा है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगले 2-3 साल तक रखना है। हम पार्टी भूल जाएं, हम जिम जाना भूल जाएं, हम सोशल मॉल जाना भूल जाएं, हमें जीवन बचाना अपना ही नहीं पूरे समाज का। अब आता है कि हम कब तक इससे मुक्ति पाएंगे, तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को, अभी जल्दी इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं आई एम सॉरी टू से कि थोड़ा कम ज्यादा हो सकता, जैसे बीच में डॉक्टर राहुल ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि बीच में कम हो गया, हम लापरवाह हो गए, हमने फिर वही मेला, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जिम, मॉल, पार्टियां सब होने लगी, और क्या हुआ हम सब देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, और जब तक 70%, 60 to 70% हार्ड इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी नहीं हो जाएगी, तब तक ये लहर का चक्र चलता रहेगा। ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। इसलिए कृपा करके डबल मास्क डॉक्टर लोग जो ज्यादा हमारे बीच में आते हैं वो पहने, और कम से कम 3 लेयर का मास्क आम पब्लिक पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करें, खासकर वल्नरेबल को, हर एक कोई वल्नरेबल है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, इसी के साथ ही समय का हमें इशारा मिल चुका है, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हमने लगातार बात की है, आज विश्व रक्षा दिवस पर न केवल बच्चों को हमें उनके अधिकारों से रूबरू कराना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देनी है, बल्कि उनकी सेहत का भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। जिस तरह से जानकारी मिली है कि दूध के साथ ही साथ भोजन भी उतना ही आवश्यक है। यदि इन तमाम चीज़ों के साथ ही कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार कोविड गाइडलाइंस का हम पालन करेंगे तो हम ज़रूर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना है। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।